हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान भूगोल के प्रश्नों के ऊपर महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान भूगोल के कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे, जिसके अंदर लगभग आपके पटवार का, सेकंड ग्रेड का, वीडियो का, कांस्टेबल का, चतुर्थ श्रेणी का, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस इसमें समाहित होने वाला है। अपन प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। कई सारी आपको नई ट्रिक जो है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से आपको जो भी मटेरियल है वो याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करी, विश्व भूगोल हमने पढ़ा, भारत का भूगोल हमने देखा, और अब हम राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे। इसके बाद में जो है वो वीडियो के जो बच्चे हैं उनके लिए इकोनॉमी की एक मैराथन आएगी। उसके बाद में जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उन सबके लिए टेलीकॉम की एक मैराथन आने वाली है। जो टेलीकॉम प्रौद्योगिकी है, अपना कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, उसके लिए एक मैराथन आएगी। ठीक है ना। ये जो भी आपके आने वाले समय में क्लास है वो रहने वाली है। एक आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो क्लास है वो भी उपलब्ध करवा दी गई है। हम शुरुआत करते हैं राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी महामैराथन क्लास, जिसके अंदर हम टॉप 50 प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर केवल ये 50 प्रश्न नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा आ सकता है, इसमें बिल्कुल आपको नए तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको इसमें पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से इसको तैयार करते हैं, तो आपके नंबर लगभग पूरे हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैराथन क्लास हो, चाहे महामैराथन क्लास हो या फिर रिवीजन क्लास हो, वो तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब आपने पहले से कुछ पढ़ रखा हो। अगर आप पहली बार जीवन के अंदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ये क्लास लेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए उन बच्चों के लिए जो मतलब कि मैक्सिमम टाइम से जो है वो पढ़ रहे हैं, या फिर ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार राजस्थान भूगोल पढ़ा है, उन बच्चों को यहाँ पर समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है। बाकी अगर कोई गलती से कोई एक दो शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा वो देख लिया करो। इंडिया ज्योग्राफी के अंदर आप लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए आरपीएससी एसआई जो आपके नई भर्ती आ गई है 1015 पदों के ऊपर, उन सबके लिए जो है वो आपके ऑनलाइन जो है वो वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। कॉम्बो कोर्स का ऑफर भी है इसके अंदर, और सिंगल सिंगल का भी है, जिसमें एक तो आपको जीके जीएस जो है सेकंड पेपर, और एक आपके हिंदी जो है फर्स्ट पेपर, इन दोनों के लिए जो है वो कॉम्बो कोर्स मिल रहा है। 6999 के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है 29% का, VSR01 यूज करते हो तो। और इन दोनों के साथ में ही आपको दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, वो भी ऑप्शन है। वहाँ पर भी 29 ऑफ मिलेगा VSR01 से। इसके अलावा आपके जो जीके जीएस और आपके हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, ये वाली टेस्ट सीरीज ही इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगी। अगर कोई बच्चा अगर केवल टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा है तो वो भी इसको ले सकता है। आपको टेस्ट सीरीज में भी 3 ऑप्शन है, आप चाहो तो दोनों एक कॉम्बो में भी ले सकते हो, आप चाहो तो केवल हिंदी की भी ले सकते हो, आप चाहो तो केवल जीके जीएस की भी ले सकते हो। ठीक है। इसमें भी आपके जो है वो 29% ऑफ मिलेगा VSR01 से। टोटल 40 टेस्ट मिलेंगे, दोनों पेपर के 20-20 टेस्ट जो है वो इसमें रहने वाले हैं। ये आप सभी के लिए वीडियो इकोनॉमी के लिए जो है वो आपका कोर्स लॉन्च किया गया था। आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा, ऑनलाइन वीडियो कोर्स क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर है। 30 नंबर का मटेरियल इसमें कवर किया जा रहा है। इसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स जो है वो भी दिए जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सिलेबस इसमें हमने कवर किया है। कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 199 के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है 21% का VSR01 से, तो वो आप यूज करके और डिस्काउंट ले सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, हमारे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारे क्या है राजस्थान भूगोल का, निम्न में से कौन सा राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। देखिए जब भी आप ऐसे प्रश्न करते हो उनमें हमेशा एक शब्द को पकड़ना है कि वो कौन सा क्रम की बात कर रहा है, अवरोही की बात कर रहा है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम की तरफ, और आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम, यानी कि आपको ज्यादा से कम की तरफ जाना है, अवरोही क्रम में जाना है, ज्यादा से कम की तरफ जाना है। अगर आपने कभी भी क्लास देखी है या फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाल रखा है, अरावली पर्वतमाला जो है उसकी जो 15 आपके जो चोटियां है उनकी सबकी एक ट्रिक मैंने डाल रखी है अवरोही क्रम के अंदर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो मैंने बताया था कि भाई गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा आशा से लगा, आशा से लगा, ये आपकी जो है वो 5 चोटियाँ आती है इसके अंदर। टॉप 5 जो है उनका अवरोही क्रम है। ये जब अभी आपके फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें ये हाल ही में लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न भी इसमें रखे हैं।
सबसे पहले लिखा हुआ है गुरु। गुरु का मतलब है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये हमारे राजस्थान की या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि इसमें ऑप्शन में गुरु है नहीं कहीं पे गुरु शिखर, इसलिए ये यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाता है। फिर अगला लिखा हुआ है से। से का मतलब है शेर। ये भी आपके सिरोही में है। क्या आपको कहीं पर भी शेर दिखाई दे रही है? बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर दिखाई दे रही है तो राइट आंसर यही है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप टाइम वेस्ट भी ना करो तो कोई मतलब कि इसमें सही रहेगा, टाइम वेस्ट ना करो तो। और अगर कर भी लोगे टाइम वेस्ट तो आपका ही समय खराब होने वाला है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आंसर निकल गया तो आंसर तो इसका यही होगा। आप भले आगे चाहो तो चेक कर सकते हो। फिर अगला है दिल। दिल से बनती है दिलवाड़ा। दिल से बनती है दिलवाड़ा। और जरा से बनती है आपके जरगा। तो जरगा देखना, दिलवाड़ा दिख रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं है। इसके बाद में जरगा दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये रहा जरगा, इसी से ही कम दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में आगे चलो, अगली आती है आसा। आसा में आती है अपने अचलगढ़। अचलगढ़ तो 3 और 2 5 हो गई। अचलगढ़ दिख रही है क्या? बिल्कुल ये दिख रही है। अब 3 तक तो सेट हो गई। तारागढ़ को क्या देखना, ये वैसे ही इसके नीचे ही आएगी। और कभी भी आपको ऊंचाई याद नहीं करनी है। ऊंचाई आप जो है वो टॉप 3 चोटियों की याद कर सकते हो। गुरु शिखर की कर लेना, शेर की कर लेना, दिलवाड़ा की कर लेना, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको अधिकांश से जो है वो सीक्वेंस पूछा जाएगा। जनसंख्या के टॉपिक को भी जब हम पढ़ते हैं तब मैंने आपको कहा है कि आपको संख्या कभी नहीं पूछेगा, आपको सीक्वेंस पूछेगा। सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, या फिर आपके जो है वो इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं। साक्षरता दर का पूछ लेता है। तो आपको सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा जरूरी है। तो अवरोही क्रम में गुरु से दिल जरा आशा से लगा, ये आपकी टॉप 5 चोटियाँ आ जाती है। और अगली 5 के लिए मैंने एक और ट्रिक बता रखी है। कुंभा भी धोख देता है रघुनाथ ऋषि के। कुंभा भी धोख देता है, धोख देता है रघुनाथ ऋषि के। रघुनाथ ऋषि के। इसमें भी वापस आपके 5 आ जाएगी। इसमें है 1 से 5, फिर इसमें है 6 से 10। कुंभा का मतलब है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है वो राजस्थान की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है। फिर धोख में आएगा आपके धोनिया। फिर रघुनाथ में आएगा रघुनाथगढ़ सिक्कर वाली। फिर आएगा ऋषिकेश। और फिर आएगा आपके कमलनाथ या फिर कमलगढ़। ये आपकी 5 चोटियाँ अगेन वापस अगली वाली आ जाएगी। तो गुरु से दिल जरा आशा से लगा, कुंभा भी धोख देता है रघुनाथ ऋषि के, ये है आपके 6 से 10 और ये है आपके 1 से 5। ठीक है, ये आपके टॉप 10 चोटियां हैं। इनका अवरोही क्रम है ये पूरा का पूरा। अगला देखिए, राजस्थान में मरुस्थल का परायण प्रक्रिया जो है उसका संबंध किससे है? देखिए, मरुस्थल का परायण, परायण का मतलब होता है एक प्रकार से बढ़ना। परायण का मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ना। इसी को ही हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर मार्च। क्या कह सकते हैं? मार्च। जो भी बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक क्लास यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, राजस्थान के पर्यावरणीय मुद्दे। उसमें अकाल, सूखा, मरुस्थलीकरण, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं, बंजर भूमि वगैरह, वो सारे के सारे उस एक ही क्लास में मैंने करवा रखा है। वो क्लास देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। परायण का मतलब होता है बढ़ना, इसी को ही हम इंग्लिश में कहते हैं मार्च। यानी कि मरुस्थल का परायण या फिर आप कह सकते हो मरुस्थल का मार्च, ये दोनों एक ही चीज है। और इसका मतलब क्या होता है? जो आपका राजस्थान है, जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस राजस्थान के अंदर जो है वो पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा का पूरा जो राजस्थान है, यहाँ पर क्या है? आपके मरुस्थल है, रेतीली मृदा है। और बिल्कुल बीच में से जो है वो क्या गुजरती है? यहाँ से आपके अरावली गुजरती है। तो ये जो आपके मरुस्थल की जो आपके रेतीली मृदा है, इस मृदा का पश्चिम से पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ना, ये क्या कहलाता है? मरुस्थल का परायण कहलाता है या फिर मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो इसी को ही हम कहेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मरुस्थल के अंदर चरम तापमान, चरम तापमान का मतलब उच्च तापमान, इसका कोई मतलब नहीं है। मरुस्थलीय भूजल स्तर के अंदर गिरावट, कोई मतलब नहीं है। मरुस्थल का विस्तार, बिल्कुल ये होगा। मरुस्थल का आगे बढ़ना या फिर मरुस्थल का विस्तार जो है वो आपके मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थल का परायण कहलाता है। अरावली की भूमिका या फिर महत्व जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का जो मार्च है या परायण है, उसको रोकने का काम कौन करती है? आपके अरावली करती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीकरण भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? आपको काल पूछा है। हमारे यहाँ पर जो चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से जैसे कि अवसादी चट्टानें मिलती है, आग्नेय चट्टानें मिलती है, ठीक है ना, ये इस प्रकार की चट्टानें जो है वो हमारे कायांतरित चट्टानें ये यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको काल पूछ रहा, काल का मतलब है टाइम पीरियड कौन सा था। तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, RS मेंस के अंदर टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ आता है भूगर्भिक समय सारणी। उसके अंदर आपको लिखा हुआ रहता है कि भाई पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे टाइम पीरियड के साथ में हुआ है। इसमें आपको इतना डीप जाता नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए ज़्यादा डीप में अपने को जाना भी नहीं है।
विंध्यन युग है, टर्शियरी युग है, इयोसीन है, जुरासिक है और आपके इयोसीन है। जुरासिक युग वो था जब माना जाता था कि भाई डायनासोर बहुत ज़्यादा थे इस पृथ्वी के ऊपर, वो टाइम पीरियड जुरासिक थे। जुरासिक फिर आपके मूवी भी आती है। तो राइट आंसर इसका जुरासिक या फिर इयोसीन ही होगा, जिस टाइम की जो है वो हमारे यहाँ पर मरुस्थलीय जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में। अगला आता है रेगिस्तान। रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसके अंदर निम्न जो कगार है, निम्न कगार, निम्न कगार, कगार का मतलब होता है दो हिस्से, ये एक इधर हो गया हिस्सा, ये दूसरा होता है कि इससे इधर, ये दो हिस्से हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। इन निम्न कगारों से घिरी हुई प्लाया झीलें, प्लाया झीलें, प्लाया का मतलब होता है, प्लाया झीलों का मतलब होता है एक प्रकार की अस्थायी झील। क्या होता है? एक प्रकार की अस्थायी झील को हम क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। और राजस्थान के अंदर जो है वो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के अंदर एक बालू का स्तूप, रेत के जो है वो टीले मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है अनुधैर्याकार बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं? अनुधैर्याकार। अनुधैर्याकार बालू का स्तूप, ठीक है ना। ये हमारे पाए जाते हैं जिनके अंदर रेत की दिशा जो होती है वो आपके किसके समानांतर होती है? हवा की दिशा के समानांतर होती है। 16वीं सदी के अंदर आईने अकबरी में लिखा गया है कि भाई 16वीं सदी के अंदर यहाँ पर जो है वो पालीवाल नाम से एक जाति, कहने का मतलब एक ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर इस दोनों जो आपके अनुधैर्याकार बालू के स्तूप है इनके यहाँ पर पाल बना दी, रेत की जो है वो मेड़बंदी कर दी। और पाल बनाने की वजह से ही पाल बनाने वाले क्या कहलाए? पालीवाल कहलाए। और इस पाल बनने के बाद में जो, चूंकि इधर तो क्या था? निम्न कगार, कगार का मतलब एक प्रकार की जो है वो दीवार या फिर इसको रोकना, एक प्रकार की जो है वो आपके टीला हो गया, ऐसे मान सकते हो। तो इन एक तरफ इधर कगार है, इधर कगार है, इधर पाली वालों ने क्या बना दी? पाल बना दी। तो अब तीन ओर से ये गिर गया है, तो इधर से जो पानी आएगा वो पानी आकर इसमें क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। जब इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? अस्थायी प्लाया झीलें कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी प्लाया झीलें कहते हैं। चूंकि इनको यहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो किस नाम से जानते हैं? खडीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? खडीन होगा, ठीक है ना। बरखान और धरियन, ये धरियन तो धोरे को कहते हैं राजस्थान के अंदर, और बरखान जो है वो एक प्रकार का धोरा है जिसको हम अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो है इसी को ही हम बरखान या फिर बरछान कहते हैं। और इसी में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बरखान या फिर अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप में जो धसा हुआ भाग है इसको किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको कहते हैं ढांड। क्या बोलते हैं? ढांड। ढांड के नाम से ये जानता है। केवल इस जगह को ढांड कहते हैं। जब इसमें पानी भर जाता है तब यही जगह किस नाम से कहलाती है? सर के नाम से कहलाती है, सर या फिर सरोवर। तो ये चीज आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं उनका सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब है ज्यादा से कम की तरफ। अब देखिए, जब हम बात करते हैं राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब चूंकि एक चीज आपके पहले ही माइंड में क्लियर रखनी है, आपको प्रश्न जो है वो 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं। और पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, इवन थर्ड ग्रेड, मेरे हिसाब से जुलाई 2026 तक जो एग्जाम होंगे उनमें भी 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो राजस्थान और पाकिस्तान, इधर तो है आपके कौन? पाकिस्तान, और इधर कौन है? आपके राजस्थान है। अब 41 जिलों के अकॉर्डिंग तो राजस्थान के 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, उसमें एक फलौदी और ऐड हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी 6 नहीं, 5 जिले हैं। जबकि अगर हम बात करें वर्तमान 33 जिलों, अभी तो 41 है, 33 जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान के 4 जिले जो है वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अब मैं 33 के हिसाब से बता रहा हूँ। श्री गंगानगर यहाँ पर आता है, बीकानेर यहाँ पर आता है, जैसलमेर यहाँ पर आता है और बाड़मेर यहाँ पर आता है। ये 4 ही जिले हैं। अब आप लोगों को कई सारी मार्केट में ऐसी किताबें मिल जाएगी जिसमें कह रहे हैं 41 जिलों के अनुसार अपडेट। अब 41 जिलों के अनुसार अपडेट राजस्व विभाग के द्वारा राजस्थान का नया मैप जारी किया गया है। उसमें यहाँ पर बीकानेर और जैसलमेर के बीच में इस जगह पर जो है वो फलौदी की बाउंड्री बताई गई है कि ये जो बाउंड्री है ये फलौदी लगाता है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। अब लगाता तो फलौदी है, लेकिन जो भी किताबें निकाल रहे हैं उन्होंने यहाँ पर केवल फलौदी ही लिखा है, बस इस फलौदी की कितनी बाउंड्री है वो आपको नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है कि चीजें अभी भी क्लियर है नहीं। जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आएंगे तब तक बोर्ड प्रश्न नहीं पूछेगा। अब फलौदी डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर सीमा तो बना रहा है, डिस्ट्रिक्ट आप भले ही 5 कह दो कि भाई एक और फलौदी है, लेकिन उसमें प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि जो डेटा है वो 4 डिस्ट्रिक्ट का ही है। इसी वजह से प्रश्न आपको श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से ही पूछा जाएगा। यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर 4 जिले स्थित है। 4 जिलों की बात करें, सबसे उत्तर में है श्री गंगानगर,
फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है। इनमें से अगर हम बाउंड्री की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का अवरोही क्रम है, तो जैसलमेर सबसे ज्यादा जो है वो इसके अंदर क्या बनाता है, सीमा बनाता है। 464 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो किसकी है, वो अकेली आपके जैसलमेर की है। किसकी है, अकेले जैसलमेर की है। वहीं अगर हम बात करें जैसलमेर के बाद में जो है वो बाउंड्री बाड़मेर की है, 228 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री बाड़मेर बनाता है। उसके बाद में श्री गंगानगर की आती है 210 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद में बीकानेर की आती है 168 किलोमीटर। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो अवरोही क्रम का मतलब है ज्यादा से कम। तो सबसे ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा है, जैसलमेर कर रहा है। कौन कर रहा है, जैसलमेर सबसे ज्यादा कर रहा है। उसके बाद में कौन कर रहा है, बाड़मेर कर रहा है। उसके बाद में कौन है, श्री गंगानगर, और उसके बाद में कौन है, बीकानेर। तो राइट आंसर में सबसे आगे कौन आना चाहिए, जैसलमेर आना चाहिए। जैसलमेर एक में ही है, यही राइट आंसर है, बाकी दूसरा बोले दे कोई मत। फिर बाड़मेर है, फिर गंगानगर है, और फिर आपके बीकानेर जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत नहीं आती है, नहीं आती है। देखिए जो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान की टोटल कितनी झीलें शामिल है, 6 झीलें शामिल है। कितनी है, 6 झीलें जो है वो राजस्थान की इस कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें इन झीलों का जो है वो संरक्षण किया जाएगा, केंद्र सरकार पैसे देगी। 6 झीलें कौन कौन सी है, उदयपुर की 2 झीलें हैं, उदयपुर की 2 जिले हैं। एक तो कौन सी है आपके पिछोला, दूसरी कौन सी है आपके फतेह सागर, ठीक है ना, पिछोला और फतेह सागर। वहीं अजमेर की भी 2 जिले हैं। अजमेर की कौन कौन सी है, एक तो है आना सागर, आना सागर, और एक कौन सी है आपके पुष्कर, ठीक है। इसके बाद में एक सिरोही की आती है जिसका नाम है नक्की झील, और एक लेटेस्ट आती है जयपुर की जिसका नाम है मान सागर, मान सागर। इस प्रकार से राजस्थान की टोटल 6 जिले हैं जो कि किसमें शामिल कर रखी है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर रखी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, आना सागर है, बिल्कुल है, नक्की झील भी है, फतेह सागर भी है, स्वरूप सागर जो झील है ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र जो है वो नहीं है, खनिज का टॉपिक का है, और कौन सा जो है वो तेल क्षेत्र नहीं है राजस्थान। देखिए सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्या और आपके गंगा। आप सभी को पता है बाड़मेर जिले में जब हम जाते हैं, एक बार आरएस मेंस 2012 या 16 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर एमबीए क्षेत्र किससे संबंधित है, एमबीए क्षेत्र। अब ये एमबीए वो वाला एमबीए नहीं है, ये एमबीए क्षेत्र के अंदर एम का मतलब तो क्या है, मंगला है, ठीक है ना। बी का मतलब क्या है, वो इसके अंदर है नहीं, भाग्य है, मंगला, भाग्यम, भाग्यम भी लिख देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, भाग्यम। और ए का मतलब क्या है आपके, ऐश्वर्या है। तो एमबीए क्षेत्र जो है वो बाड़मेर के अंदर एक प्रकार का क्या है आपका, खनिज तेल का जमाव क्षेत्र है एमबीए क्षेत्र। क्योंकि बाड़मेर जो जिला है ये कौन से बेसिन में आता है, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर आता है। और आरएस प्री 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक जो है, 2018 में था आई थिंक, 18 या फिर 21 में, एक बार चेक कर लेना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज तेल है वो कौन से बेसिन से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, और जैसलमेर बेसिन जिसको हम राजस्थान सेल्फ बेसिन भी कहते हैं, जो राजस्थान का सबसे पुराना बेसिन है, वहां से सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस निकलती है। तो जब तेल की बात आती है तो बाड़मेर के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर एमबीए क्षेत्र आता है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, और एक सरस्वती जो क्षेत्र है ये भी आपके किसमें, बाड़मेर के अंदर है। लेकिन गंगा जैसा कोई क्षेत्र है नहीं, तो इसका राइट आंसर जो है वो गंगा हो जाएगा, जो कि एक तेल क्षेत्र नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक पहाड़ियां जो है वो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। देखिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के अगर हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जब हम जाते हैं तो इस जगह पर जो है वो आपके इस प्रकार से क्या फैल रखी है, एक पर्वत श्रेणी फैल रखी है। ये किस प्रकार से आपके अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, और अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई इस पर्वत श्रेणियों को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है मुकुंदरा हिल्स। क्या बोलते हैं, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, या फिर इसी को ही मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये मुकुंदरा हिल्स या फिर मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ है, अगर इसकी हम बात करें तो यह आपके अरावली का हिस्सा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो है वो आपके अरावली का हिस्सा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न आता है। राजस्थान की आपको 4 जो है वो 3 देंगे, क्या पर्वत चोटियाँ देंगे, और एक मुकुंदरा हिल्स लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछेगा कौन सी अरावली का हिस्सा नहीं है, तो यह अरावली का हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो आपके कौन सी है, चांदवाड़ी है। कौन सी है, चांदवाड़ी है। और कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर आती है, कोटा में आती है।
तीसरा आपको इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो मुकुंदरा हिल्स का विस्तार चित्तौड़गढ़ में है, उसके बाद में आपके कोटा में आता है और उसके बाद में आपका झालावाड़ में आता है। मुख्य रूप से राजस्थान के इन 3 जिलों के अंदर मुकुंदरा हिल्स का विस्तार हो रखा है। इसी मुकुंदरा हिल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्तर वाला हिस्सा है जो कि चित्तौड़गढ़ और कोटा में आता है, इसको तो बना रखा है नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के रूप में जो है वो इसको घोषित कर रखा है। और ये जो दक्षिण वाला है, ये दक्षिण वाला हिस्सा, इसको जो है वो एक अभ्यारण्य बना रखा है जिसका नाम है दर्रा अभ्यारण्य। ठीक है, ये मुकुंदरा हिल्स आती है जो कि अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। इसी के ही ऊपर जो है वो एक और पर्वत श्रेणी यहाँ पर फैली हुई है, इस जगह पर बूंदी के अंदर, और ये भी अर्धचंद्राकार रूप में ही फैली हुई है, लेकिन इसका नाम जो है वो क्या आता है, इसका नाम आता है आडा वाला पर्वत। इसका नाम क्या आता है, आडा वाला पर्वत आता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर जो है वो स्थित है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सत्तूर। सत्तूर जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है आपके आडा वाला की, जो बूंदी की भी हाईएस्ट पीक के रूप में काउंट होती है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन क्या होगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है, डोरा पर्वत, गिरवा और आपके अलवर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, मुकुंदरा हिल्स या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। इस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता की है। देखिए किसके साथ में सहभागिता कर रखी है, किसके लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए। व्यास परियोजना की बात करें तो व्यास से राजस्थान को जो है वो 422 मेगावाट के आसपास विद्युत मिलती है। और व्यास परियोजना जो है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, आपके 58.5% है। इसका मतलब ये तो है हिस्सा, बिल्कुल सही बात है। भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को लगभग 224 मेगावाट के आसपास विद्युत मिलती है, और इसमें भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों शामिल है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 15.22% है। ठीक है, फिर है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, यानी कि एक तरफ तो कौन है, आपका एमपी है, दूसरी तरफ कौन है, आपका राजस्थान है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 50% है, और 50 ही एमपी की है। यहाँ से भी हमें क्या मिलती है, विद्युत मिलती है 193 मेगावाट। इसका मतलब ऑप्शन तीनों के तीनों ही जो है वो राजस्थान के क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों से ही राजस्थान विद्युत के साथ में आपके क्या कर रखी है, सहभागिता करती है। अगला आता है राजस्थान में गुड़गांव नहर जो है वो किस जिले से प्रवेश करती है। देखिए गुड़गांव जो नहर है, ये गुड़गांव नहर निकलती कहाँ से, पहले इस चीज़ को समझिए। भारत के अंदर इधर से दिल्ली से जो है वो आपके एक नदी जाती है जिसका नाम है यमुना, और यमुना लिंक परियोजना के नाम से एक परियोजना चलाई गई। इसमें यहाँ पर एक जो है वो डैम बनाया गया है, इसका नाम क्या है, ओखला बैराज। क्या नाम है, ओखला बैराज के नाम से एक डैम बनाया गया है। इसी ओखला बैराज से 2 नहरें निकाली जाती है। एक नहर जो है वो इस प्रकार से इधर आती है, इस नहर का नाम है आपके गुड़गांव नहर। क्या नाम है, गुड़गांव नहर है, गुड़गांव नहर है। और एक नहर इस प्रकार से इधर जाती है, और इस नहर का नाम क्या आता है, आपके यमुना नहर आता है। इसी यमुना नहर से बाद में एक और नहर निकाली जाती है इस प्रकार से, जो कि हमारे भरतपुर के अंदर आती है, जिसका नाम है भरतपुर नहर। क्या नाम है, भरतपुर नहर आती है। ठीक है, जबकि जो यहाँ पर आपके गुड़गांव नहर आई है, ये गुड़गांव नहर डायरेक्टली जो है वो एक गांव पड़ता है भरतपुर में जिसका नाम है जुरहरा। उस जुरहरा भरतपुर से जो है वो क्या करती है, यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और वर्तमान में चूंकि डीग नाम से एक नया जिला बना दिया गया है, लेकिन 33 जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो भरतपुर की 3 तहसीलें, जिसमें एक तो थी डीग, एक थी आपके कामा और एक आती है पहाड़ी, इन 3 तहसीलों को जो है वो जल उपलब्ध करवाने का काम कौन कर रही है, गुड़गांव नहर जो है कर रही है। तो गुड़गांव जो नहर है ये राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, यह आपके डायरेक्टली इसमें प्रश्न पूछा गया है। जुरहरा गांव पड़ता है जो कि भरतपुर में पड़ता है, यहां से ये प्रवेश करती है। तत्कालीन जो है वो भरतपुर के अंदर डीग, कामा, पहाड़ी 3 तहसीलों के अंदर ये क्या करती है, अपने जल उपलब्धता का काम करती है। वर्तमान में डीग नाम से ही एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भाई जो सीकर जिला है उसके अंदर एक नदी है जिसका नाम है कांतली। ये कई बार जो है वो कांटली के नाम से भी लिखी हुई आती है, कांटली। ठीक है ना, तो कांतली या कांटली का जो बेसिन है वो क्या कहलाता है। देखिए आपके सीकर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है खंडेला। क्या नाम आता है, खंडेला। इस खंडेला से जो है वो एक नदी निकलती है, खंडेला से एक नदी निकलती है जो कि सीकर में प्रवाहित होती है, झुंझुनू में प्रवाहित होती है, और झुंझुनू और सीकर की जो आपके चूरू और झुंझुनू की जो बॉर्डर है उससे पहले विलुप्त हो जाती है। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं कांतली नदी। और कांतली नदी एक प्रकार की कैसी नदी है, आपके अंतः प्रवाह वाली नदी है, क्योंकि इसका पानी किसी भी समुद्र या सागर में नहीं जाता है। और ये आपकी जहां पर प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को जो है वो एक नाम से जाना जाता है। इसका जो ये बेसिन है ना, इसको कहा जाता है तोरावाटी। क्या बोलते हैं, तोरावाटी के नाम से जो है वो कांतली का बेसिन जाना जाता है।
यहाँ पर है तोरावाटी है, देवड़ावाटी है, अवटी है और मेवात है। मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, देवड़ावाटी सिरोही वाला क्षेत्र है जहाँ पर देवड़ा चौहान जो है वो निवास करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तोरावाटी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर निकल कर जो है वो आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का कितना भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए राजस्थान के अंदर जब हम अफवाह क्षेत्र पढ़ते हैं, अफवाह, उस अफवाह क्षेत्र के अंदर जब हम नदियों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां जो है वो पाई जाती है। एक वो नदियां जिनका पानी किस में जाता है, अरब सागर में जाता है, ठीक है। एक वो नदियां जिनका पानी कहाँ पर जाता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाता है। और तीसरी वो होती है जो कि अंतः प्रवाह वाली होती है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की नदियां होती है। इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं राजस्थान के अंदर, जो कि 60% है। कितनी है, 60% जो है ये नदियां आती है। बे ऑफ बंगाल जो है इसको मोटा मोटा माने तो 23% जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल वाली आती है। और अरब सागर वाली कितनी आती है, 17% जो है वो अरब सागर वाली आती है। लेकिन ये 22 पॉइंट समथिंग है, इसलिए आपको ऑप्शन में 22 या फिर 23 जो भी मिले वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 हो जाएगी आपके अरब सागर और 60 जो है वो हो जाएगी अंतः प्रवाह। राइट आंसर क्या होगा, 22% जो है वो आपके सही आंसर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, राजस्थान के किस जिले के अंदर नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है वो बना हुआ है। देखिए राजस्थान का जैसलमेर की जब हम बात करते हैं, जैसलमेर की जब हम बात करते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ध्यान देना है, जैसलमेर और आपके बाड़मेर जो है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आपके एक अभ्यारण्य जो है वो फैला हुआ है जिसको हम नेशनल डेजर्ट पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसी नेशनल डेजर्ट पार्क में जो जैसलमेर वाला हिस्सा है उसमें एक गांव पड़ता है जिसका नाम आता है आकल गांव। और उस आकल गांव के अंदर जो है वो एक आपके क्या बना हुआ है, जीवाश्म उद्यान बना हुआ है, जीवाश्म उद्यान बना हुआ है, जहाँ पर लगभग जो है वो 25 क्या रखे हुए हैं, जीवाश्म रखे हुए हैं, ठीक है ना, आपके फॉसिल रखे हुए हैं। और उसी पार्क को कहा जाता है आकल गांव की वजह से आकल वुड फॉसिल पार्क भी उसको कहा जाता है, या फिर आकल जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, आपके जैसलमेर में है। निम्न में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, सलार है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार है, या फिर पलाश वन है। देखिए राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान को जो है वो 2 अलग अलग स्तर होते हैं, एक होता है वृहद स्तर, एक होता है लघु स्तर। अपन ने पढ़ा भी है क्लास के अंदर। वृहद स्तर की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के वनस्पति प्रदेश है, 3 प्रकार के वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं। और उन 3 में कौन कौन सा है तो चीज़ को समझ लीजिए भाई, ये आपका राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला या फिर जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। और इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार के नाम से ये जाना जाता है पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है। एक आपके यहाँ पर क्षेत्र है जिसको आप अलग निकाल दीजिए, यहाँ पर माउंट आबू वाले क्षेत्र में एक अलग क्षेत्र है, उसको अलग निकाल दीजिए। बाकी जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र बचा हुआ है इसको कहा जाता है आपके इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती के नाम से जो है ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा जाना जाता है। और तीसरा जो यहाँ पर आपको ये ग्रीन में आबू क्षेत्र वाला दिखाया गया है इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के नाम से ये जाने जाते हैं। तो राजस्थान में वृहद स्तर के हिसाब से तो जो है वो आपके 3 ही क्या मिलते हैं, वनस्पति प्रदेश मिलते हैं। और सामान्य स्तर पर जब हम पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के हम अलग अलग जो है वो इसमें पढ़ते हैं। उसमें फिर उष्ण कटिबंधीय भी आता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार आता है, उसके अंदर जो है वो आपके अर्ध शुष्क पर्णपाती आते हैं, मिश्रित पर्णपाती आते हैं, आगे क्वेश्चन है वैसे, शुष्क सागवान या मानसूनी वनस्पति प्रदेश आता है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार आता है। कौन से वन जो है वो केवल माउंट आबू के क्षेत्र में ही मिलते हैं तो उनमें से कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि ऐसी संरक्षण की नीति जिसमें डायरेक्टली जनता का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना हो, ऐसी कौन सी है इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन जो है वो जनता के द्वारा ही किया गया है। चिपको आंदोलन जनता के द्वारा किया गया है जिसमें सामुदायिक सहभागिता जरूरी है।
संयुक्त वन प्रबंधन, वनों के प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से सरकार और जनता जो है वो दोनों मिलकर करेगी। वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन, देखिए अगर किसी वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और कौन कौन से क्षेत्र को जो है वो इस वन्य क्षेत्र के अंदर लेकर आना है, ये सीमांकन जो है ये पूरा का पूरा एक प्रकार से प्रशासनिक कार्य होता है, इसमें समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, तो ये इससे जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल वाले सर्वोच्च 3 जिले कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है अभी नवीनतम जो है वो वन रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, और उसी को ही आपको ध्यान में रखते हुए आपको 2 प्रश्न जो है वो स्पेशली याद रखने हैं। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम वन क्षेत्र कहाँ पर है, मैक्सिमम वन क्षेत्र कहाँ पर है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। मैक्सिमम जो वन है ये आपको एरिया के हिसाब से भी पूछ सकता है, ये आपको प्रतिशत के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों प्रकार से क्या रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मैंने याद करवा रखा है, रिपोर्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, इंडिया और राजस्थान दोनों की पढ़ा रखी है। उदय अल प्रताप, उदय अल प्रताप, तीसरे नंबर पर कौन है, प्रताप, उदय अल प्रताप, ये क्या है आपके राजस्थान में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो है वो वन क्षेत्र किसका है, उदयपुर है, फिर अलवर है और फिर प्रतापगढ़ है। ये कैसे है, एरिया वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर टॉप 3 के अंदर कौन कौन है, तो उदयपुर ही आएगा पहले नंबर पर, उदय, और फिर ये प्रतापगढ़ 2 नंबर पर आ जाएगा, प्रताप, उदय, प्रताप और सी, उदय प्रताप सिंह, ये प्रतिशत के हिसाब से, यानी कि उदयपुर में सबसे ज्यादा है प्रतिशत के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी। प्रतिशत के हिसाब से दूसरे नंबर पर है प्रतापगढ़ और तीसरे नंबर पर है आपका सिरोही। तो उदय अल प्रताप है एरिया के हिसाब से, उदय प्रताप सिंह है प्रतिशत के हिसाब से। ये तो है मैक्सिमम की बात। मान लो अगर आपको प्रश्न में पूछ ले कि भाई मिनिमम वन कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है कई बार, और मिनिमम का पूछेगा तो भी वो 2 प्रकार से पूछेगा, एक एरिया पूछेगा और एक आपको प्रतिशत पूछेगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर एरिया के हिसाब से पूछे तो आपको याद रखना है चू है जो, अब वो आप याद रख सकते हो अपने हिसाब से, मैंने बता दिया है। चू है जो, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर, चू है जो, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर एरिया के हिसाब से सबसे कम, यानी कि सबसे कम है चूरू के अंदर, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएंगे अपने सबसे कम वन जो है वो आपके एरिया के हिसाब से राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो चूरू के अंदर है। अब आपके एरिया के हिसाब से पूछे चाहे प्रतिशत के हिसाब से भी पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, आपके चूरू के अंदर ही जो है वो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, चूरू के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम पूछ रहा ना, चूरू जोधपुर बीकानेर, ठीक है। देखिए राजस्थान में मिनिमम वन अगर पूछे एरिया के हिसाब से तो चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर है, प्रतिशत के हिसाब से भी चूरू जोधपुर और बीकानेर आ जाता है। अगर सर्वाधिक आपको पूछा जाता है एरिया के हिसाब से तो उदय अल प्रताप है, प्रतिशत के हिसाब से उदय प्रताप सी हो जाता है, यानी कि सिरोही इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च 3 कौन कौन से हैं। अब इसमें लिखा हुआ रह गया कहीं पे क्षेत्रफल लिखा हुआ, क्षेत्रफल के अनुसार तो एरिया के हिसाब से उदय अल प्रताप ढूंढना है। यहाँ पर उदयपुर है, यहाँ पर उदयपुर है, यहाँ पर भी उदयपुर है, यहाँ पर उदयपुर, फिर अलवर आना चाहिए, यहाँ पर अलवर है, यहाँ पर अलवर है, फिर प्रतापगढ़ आना चाहिए, यहाँ पर 12 आ गया है, यहाँ पर आपके प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर शुष्क सागवान वन जो है वो नहीं पाए जाते हैं। भाई शुष्क सागवान की बोल रहा है, कौन से वन, सागवान वन। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 5 वनस्पति प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। 5 कौन कौन से हैं तो सबसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है आपके, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। कौन से हैं, कांटेदार, ये पहला वाला पार्ट है। दूसरा आता है यहाँ पर बनास नदी के उत्तर में और अरावली के पूर्व के अंदर, जिसको कहा जाता है अर्ध शुष्क पर्णपाती, अर्ध शुष्क पर्णपाती। तीसरा आता है जो इस बनास के दक्षिण में और यहाँ पर आपके इसमें जो आपके इसका अजमेर वाला पार्ट है, इधर आपका टोंक वाला भीलवाड़ा वाला पार्ट है, ये बूंदी वाला पार्ट है, सवाई माधोपुर वाला, ये इसमें लगभग आता है, जिसको कहा जाता है मिश्रित पर्णपाती। क्या बोलते हैं, मिश्रित पर्णपाती के नाम से ये जाना जाता है, पर्णपाती। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपके आबू वाला क्षेत्र है इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसके अंदर पाया जाता है आपके शुष्क सागवान। कौन सा, शुष्क सागवान वनस्पति प्रदेश,
या फिर इसी को ही कहते हैं मानसूनी वनस्पति प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो ये पांचवा बच रहा है आपके, इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम इसमें बात करें एरिया की, जो आपके अधिकांशतः जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो 6.26% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। राजस्थान का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वनस्पति प्रदेश कौन सा है? अर्ध शुष्क पर्णपाती वाला है, जिसको जो कि आपके 58.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर मिश्रित पर्णपाती है, जो कि 28.38% के ऊपर फैला हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? शुष्क सागवान है, जो कि 6.86% पर फैला हुआ है। और सबसे कम पर है आपका 0.39% आपके सदाबहार वन। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंदर कि भाई शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डूंगरपुर यहाँ पर आता है, डूंगरपुर के अंदर जो है वो शुष्क सागवान है। झालावाड़ यहाँ पर आता है, इसमें भी शुष्क सागवान है। बारा यहाँ पर आता है, उसमें भी शुष्क सागवान है। लेकिन करौली जो है वो आपके कहाँ पर आता है? करौली इन दोनों के मिक्स में आता है या फिर अर्ध शुष्क पर्णपाती के अंदर आता है, इसलिए करौली के अंदर तो बिल्कुल भी आपके क्या नहीं होगा? शुष्क सागवान नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस मृदा में जो है वो कांकर परत स्थलाकृति जो है वो पाई जाती है? देखिए, एक इस प्रकार की जो है वो परत होती है कांकर नाम से, जिसके अंदर स्पेशली क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम कार्बाइड जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और उसकी वजह से उस मृदा के अंदर, जिस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, उस मृदा के अंदर जो है वो कठोरता जो है वो आ जाती है। क्या हो जाती है? कठोरता आ जाती है। और उस कठोरता की वजह से वो मृदा जो है वो क्या होती है आपके, और ज़्यादा जो है वो कठोर हो जाती है। ऐसी कौन सी मृदा है? जैसे कि लेटेराइट ऑप्शन में है, पीट मृदा है, शुष्क मृदा है, वनीय मृदा है। तो जो शुष्क मृदा होती है, बिल्कुल शुष्क होती है, जैसे कि राजस्थान में रेतीली मृदा या फिर भूरी रेतीली जो है वो इसका उदाहरण है शुष्क मृदा का। तो उस मृदा के अंदर कांकर जो परत स्थलाकृति है वो मिलती है, यानी कि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम की अधिकता होती है, जिस वजह से वो मृदा क्या होती है आपके, कठोर रूप लेकर रहती है। अगला प्रश्न है, जिलों के किस युग्म के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? देखिए, राजस्थान में जब हम मृदा के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा ऐसे समझना है, ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर जो मृदा है उसमें अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं। जैसे कि इस वाले एरिया के अंदर कौन सी मृदा मिलती है? यहाँ पर आपके रेतीली मृदा मिलती है। ठीक है, इस पूरे के पूरे हिस्से के अंदर कौन सी मृदा मिलती है? भूरी रेतीली मृदा मिलती है। भूरी रेतीली मृदा जो है वो मिलती है। ठीक है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा अरावली वाला पर्वतीय क्षेत्र, इस वाले हिस्से के अंदर कौन सी मृदा मिलती है? मरुस्थलीय धूसर या फिर जिसको हम सिरोजम के नाम से भी जानते हैं, ये मिलती है। यहाँ से जो आपके बनास नदी है उसके उत्तर वाला हिस्सा, जो आपके उसमें अर्ध शुष्क पर्णपाती मिलते हैं, उसी हिस्से के अंदर यहाँ पर मृदा मिलती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा इस वाले हिस्से के अंदर, वही जो वहाँ पर आपके मिश्रित पर्णपाती था उस क्षेत्र के अंदर जो है वो यहाँ पर मिलती है भूरी जलोढ़। कौन सी मिलती है? भूरी जलोढ़ मृदा। इसी को ही कहा जाता है लाल पीली जलोढ़ भी। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, इस वाले हिस्से के अंदर कौन सी मृदा मिलती है? मध्यम काली मृदा। कौन सी? मध्यम काली मृदा यहाँ पर मिलती है। ये जो भूरी जलोढ़ वाला है, ये लाइन नीचे तक ले सकते हो, क्योंकि उदयपुर तक ये लाइन आती है। लगभग कहाँ पर आती है? आपके उदयपुर तक ये लाइन आती है। इस वाले हिस्से को आप यहाँ तक ले लीजिए, ये यहाँ तक आती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी भूरी जलोढ़ है। यहाँ पर आपका उदयपुर का दक्षिण का पार्ट, चित्तौड़ का दक्षिण का पार्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर मिलती है आपको लाल लोमी प्रकार की मृदा। मृदा के वर्गीकरण को हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्लास के अंदर कि भाई रसायन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण होता है। आधुनिक या फिर नवीन या वैज्ञानिक मृदा का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, और कृषि विभाग के द्वारा मृदा का जो वर्गीकरण है वो भी हमने देखा था। तो ये आपकी प्रमुख रूप से जो मृदा है ये आती है। इसके अलावा साइरोजेक्स है, रेवेरिना जो गंगानगर में मिलती है कृषि विभाग की, इसके अलावा जिप्सीफेरस बीकानेर में मिलती है, वो अलग से आपको याद रखनी है। आपको बोल रहा है कि जलोढ़ किसमें नहीं है या फिर जलोढ़ किसमें पाई जाती है, पाई जाती पूछ रहा है। देखिए, भरतपुर और धौलपुर, यहाँ पर है आपका भरतपुर, इधर है आपका धौलपुर, जलोढ़ मृदा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। जैसलमेर नागौर, जैसलमेर यहाँ पर है जिसमें रेतीली है, नागौर के अंदर भूरी रेतीली है। कोटा बूंदी के अंदर कौन सी है? मध्यम काली है। बीकानेर जोधपुर, यहाँ पर आपका बीकानेर है, यहाँ पर आपका जोधपुर है, मिक्स के अंदर भूरी रेतीली और आपके रेतीली प्रकार की मिलेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर धौलपुर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक ग्रस्त है? देखिए राजस्थान के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम जो है वो आता है आपके चंबल नदी। क्या नाम आता है? चंबल नदी। और इस चंबल नदी के द्वारा क्या किया जाता है? मृदा का अपरदन किया जाता है। मृदा का अपरदन किया जाता है। मृदा का अपरदन दो प्रकार से होता है। एक होता है जिसको कहा जाता है परत अपरदन और एक होता है जिसको कहते हैं अवनालिका अपरदन। परत अपरदन जो है ये सामान्यतः आपके हवा की वजह से होता है और अवनालिका अपरदन पानी की वजह से होता है। राजस्थान इवन भारत के अंदर मैक्सिमम जो है वो आपके अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। और राजस्थान के अंदर सेकंड नदी जो है वो कौन सी है? आपके गग्गर नदी है। इसलिए गग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र जो है वो नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है और चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र जो है ये बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बीहड़ क्षेत्र का मतलब यही हो गया जिसमें बहुत जो है वो घेरे घेरे क्या बनी हुई रहे? नालियाँ या फिर खाई बनी हुई रहे, उसको हम बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो अवनालिका अपरदन से यानी कि बीहड़ से, इनसे जो है वो प्रभावित कौन सा है? तो वो है आपका झालावाड़, दौसा, टोंक और करौली। चूंकि इस चंबल नदी का प्रवाह जो है वो आपके चित्तौड़ से प्रवेश होती है, कोटा बूंदी की बाउंड्री बनाती है, सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर और फिर आपके निकल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो करौली है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? आपके जो है वो बीहड़ मिलते हैं, डांग मिलते हैं। डांग बेसिकली उस क्षेत्र को कहते हैं जो कि विंध्याचल की तलेटी में स्थित है और वहां पर अवनालिका अपरदन की वजह से बहुत बड़े बड़े जो है पथरीले क्षेत्र हो और आपको बहुत गहरी जो है वो क्या हो? नालियां हो, उसको हम डांग क्षेत्र कहते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करौली में होता है। इस वजह से करौली को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आपके डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। डांग की रानी भी इसको कहते हैं। लेकिन राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा जो है वो आपके बीहड़ प्रदेश या फिर बीहड़ जो क्षेत्र है वो कहां पर मिलते हैं? तो वो धौलपुर के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन काली मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए काली मृदा जो है ये राजस्थान के अंदर कहां पर मिलती है? कोटा जोन के अंदर मिलती है। अभी हमने यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर मध्यम काली मिलती है। मध्यम काली की आप यहाँ पर ही देख सकते हो खास बातें। मध्यम काली जो है इसको रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। रेगुड़ मृदा स्थानीय भाषा के अंदर है। काली मृदा जो है ये आपके ऐसी मृदा होती है जो कि सूखने के बाद में जो है वो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसको दरारी मृदा भी बोलते हैं। खड़ी दरारों वाली मृदा या फिर दरारी मृदा, ठीक है। और किसान जो है वो उन दरारों में सीधा ही क्या डाल देते हैं? आपके बीज डाल देते हैं और सीधा बीज डालने की वजह से उसके अंदर जो है वो जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस मृदा को क्या बोलते हैं हम? स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो रेगुड़ मृदा हो जाएगी, दरारी हो जाएगी, स्वतः जुताई वाली हो जाती है, ठीक है ना। ये इसके अन्य नाम आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कपास किया जाता है, इसलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है। मध्यम कालीन जो मृदा है इसका निर्माण बेसिकली बेसाल्टिक लावे की वजह से होता है। कौन सा होता है? बेसाल्टिक जो लावा है उस लावा की वजह से इसका क्या होता है? आपके निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावा, इससे इसका क्या होता है? आपके निर्माण होता है मध्यम काली का। तो यहाँ पर देखिए मध्यम काली रेगुड़ मिट्टी है, बिल्कुल ये बात एकदम सही है, रेगुड़ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल ये भी सही है। नाइट्रोजन की कमी होती है इसके अंदर। नाइट्रोजन जो है वो जलोढ़ के अंदर सामान्यतः मिलता है। कैल्शियम और पोटास की मात्रा इसमें पर्याप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। यह चूरू, झुंझुनू और नागौर जिले में पाई जाती है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला गलत है, क्योंकि यह कहाँ पर मिलती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके मध्यम काली या फिर काली मृदा मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? अब देखो यहाँ पर जो नाम है ना उसमें आपको जलोढ़ नाम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एंटीसोल इस प्रकार के नाम मिल रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत डिटेल में तो आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर वैज्ञानिक या फिर आधुनिक या फिर नवीन मृदा का आजकल वर्गीकरण का प्रश्न आने लग गए हैं। और उन प्रश्नों के अंदर क्या पूछते हैं आपको? सामान्यतः उन प्रश्नों के अंदर आपको पूछा जाता है मृदा जो है वो कौन सी है और कहाँ पर मिल रही है। तो राजस्थान जो है इसको मुख्य रूप से कितनी 5 जो है वो नवीन मृदा का वर्गीकरण है। नवीन या फिर इसको कहते हैं वैज्ञानिक, आधुनिक भी बोलते हैं। तो वैज्ञानिक, नवीन या फिर आधुनिक के हिसाब से राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं मिलती है। 5 प्रकार में सबसे जो यहाँ पर मिलती है इस वाले एरिया के अंदर, यहाँ पर इस वाले एरिया में जैसलमेर बीकानेर वाले में, उसको कहा जाता है आपके एंटीसोल। क्या बोलते हैं? एंटीसोल मृदा या फिर एंटी सोइल्स मृदा कहते हैं, ठीक है। दूसरा मिलता है यहाँ अर्ध शुष्क रेतीले मैदान में, जिसको कहा जाता है आपके एरिडी सोइल मृदा, एरिडी सोइल्स मृदा,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली वाला हिस्सा, इसके अंदर जो मृदा मिलती है उसको कहा जाता है इनसेप्टिसोल। क्या बोलते हैं? इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल। ठीक है, इनसेप्टिसोल्स के नाम से जानती है। उसके बाद में आता है आपके जो राजस्थान के अंदर लोहे अयस्क का जमाव वाला क्षेत्र है, स्पेशली आपके जयपुर हुआ, अलवर हुआ, दौसा हुआ, इस वाले क्षेत्र के अंदर एक मृदा मिलती है और वो इस वाले एरिया के अंदर फैली हुई है, जिसको कहा जाता है आपके अल्फी सोल। क्या बोलते हैं? अल्फी सोइल। अब चूंकि ये लगभग इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर ही ये फैली हुई है, तो इसका आप जो है वो एरिया के हिसाब से जो है वो पूर्वी राजस्थान लगभग पूरा ही आ जाता है। तो इस हिस्से के अंदर पूरे में ही अल्फी सोइल्स आपको देखने को मिलेगी। और एक मृदा आती है जो कि आपके इस वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर मिलती है, जो कि कोटा जोन में आती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसको बोला जाता है वर्टी सोइल्स। क्या बोलते हैं? वर्टी सोइल्स। तो राजस्थान में 5 प्रकार की क्या मिलती है? आपके नवीन या फिर आधुनिक मृदा मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी है? एंटीसोल है, दूसरी है एरिडिसोल, तीसरी है इंसेप्टिसोल, चौथी है अल्फीसोल और पांचवी आती है वर्टिसोल्स। ये 5 प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती है। आपको बोल रहा है कि जयपुर, दौसा और अलवर। देखिए यहाँ पर जयपुर, दौसा, अलवर यहाँ पर है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ दौसा है, यहाँ पर अलवर है। एरिया कौन सा है? अल्फीसोल्स का। राइट आंसर क्या होगा? अल्फीसोल्स, ऑप्शन नंबर डी। आप थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू अगर चीज़ों को बनाकर सीखोगे तो आपको वहाँ पर आंसर ढूंढने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी वे में आप जो है वो आंसर सॉल्व कर सकते हो। अगला देखिए, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या के अंदर अनुसूचित जाति यानी कि एससी कम्युनिटी की बात कर रहा है, ये शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है। एससी कम्युनिटी जो है ये राजस्थान में कितनी जनसंख्या का प्रतिशत है? देखो यहाँ पर थोड़े से आपको मैं फैक्ट बताना चाहूँगा, वो आप लिख लीजिए। एक तरफ आपको एससी लिखना है, दूसरी तरफ आपको एसटी लिखना है। अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें एससी और एसटी की, तो ऑल ओवर जो है वो राजस्थान में एससी एसटी की जो पॉपुलेशन है वो आपके टोटल कितनी है? 31.33% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की 31.33% क्या है? आपके एससी प्लस एसटी की कम्युनिटी आती है, जिसमें एससी की जो है वो कितनी है? 17.83। कितनी है? 17.83% है एससी की कम्युनिटी है, जबकि एसटी की कम्युनिटी जो है वो 13.5 है। कितनी है? 13.5% आती है। ये लगभग आपके 92 लाख के आसपास आती है, जबकि ये 1.22 करोड़ के आसपास आती है। ये आपको इसमें फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आपको क्या पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो एससी है उनका प्रतिशत कितना है? तो एससी का प्रतिशत 17.83 है, यानी कि यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? 17.8 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों के अंदर जो है वो सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम यानी कि ज़्यादा से कम। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको टॉप 4 और मिनिमम 4 वाले याद रखने हैं जनसंख्या या फिर जनगणना में सदैव। तो मैंने आपको मैक्सिमम घनत्व की हमने बात करी थी। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो घनत्व है उसके मैंने 4 जिले बताए थे। मैंने ऐसे याद करवाया था कि जयपुर जो है यहाँ से हमें कहाँ पर जाना है? भरतपुर हमें जाना था, लेकिन दौसा के अंदर क्या आ गए? आपके जाम लग गया, इसलिए हम कैसे गए? वाया अलवर होकर गए थे, अलवर होकर गए थे। तो यहाँ पर आपको 4 नाम मिले हैं। जयपुर से जाना था भरतपुर, गए हम किस तरफ से? दौसा से जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जाम था तो अलवर से होकर गए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का है। क्या ऑप्शन में आपको जयपुर मिल रहा है? कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। क्या 2 नंबर पर लिखा हुआ है भरतपुर? भरतपुर मिल रहा है क्योंकि अवरोही के अंदर है ज़्यादा से कम। भरतपुर है क्या? बिल्कुल 2 जगह पर भरतपुर है। फिर तीसरे नंबर पर दौसा है। क्या यहाँ पर आपको दौसा मिल रहा है? इसमें तो कोटा है, इसमें दौसा है। और फिर 4 नंबर पर क्या आपको अलवर मिल रहा है? नहीं, आगे अलवर नहीं मिल रहा है, फिर कोटा है, फिर उदयपुर है। यानी कि इन 3 को हमने काट दिया है। यहाँ पर कोटा था, यहाँ पर दौसा था, यहाँ पर भरतपुर, यहाँ पर कोटा आ गया, इसलिए ये भी कट गया। इन 3 में से जो है वो आंसर कौन सा बन रहा है? 4 नंबर बन रहा है। अब भले ही आपको कोटा और उदयपुर का जनघनत्व याद नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इसलिए मैंने कहा है कि हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा आप तरीके से पढ़ लीजिए। आप टॉप अगर जनसंख्या घनत्व याद है तो इन 4 में से आपको कन्फर्म 2 नाम ऐसे मिल जाएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। और इसी प्रकार से अगर आपको मिनिमम की बात कर ले, अगर आपको मिनिमम की पूछ ले कि राजस्थान के अंदर मिनिमम जो है वो जनसंख्या घनत्व किसका है, तब आपको याद रखना है जेबी बाचू। जेबी बाचू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। जेबी बाचू राजस्थान में मिनिमम, और जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर राजस्थान में मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व के आपके 4 जिले हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है? क्वेश्चन किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई है, बिल्कुल एकदम सही बात है, हम याद भी रखते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो आपके जनसंख्या वृद्धि वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके हो जाएंगे। राजस्थान में सबसे जो है वो जनसंख्या में कमी वाले कौन कौन से हैं? तब आपको याद रखना है गंजू पाबू। क्या याद रखना है? गंजू पा और बू। राजस्थान में देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि जो है वो 2001 से 2011 में बाड़मेर में हुई है, बिल्कुल सही बात है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा आ जाता है। वहीं बोल रहा है दूसरे कथन के अंदर आपको सही कथन पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपके गंगानगर की है, बिल्कुल सबसे कम की बात करोगे तो गंजू पाबू होगा। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी आएगा, बिल्कुल एकदम सही है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि जो है वो 21.3% दर्ज की गई है, ये भी एकदम सही है। 2001 से 2011 के अंदर जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि है वो कितनी है? 21.3% आपके रहती है। यानी कि इसमें सही कथन पूछ रहा है तो तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो है वो अंकित की गई थी? भाई राजस्थान में 1971 जो है उसके बाद में 1981 के अंदर वापस जब जनसंख्या जो है वो जनगणना होती है उस दौरान 32.97% जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक वृद्धि, यानी कि आज तक राजस्थान में इतनी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कभी नहीं रही जितनी 1971 से 81 के बीच में ही। और राजस्थान में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि राजस्थान के जनगणना में जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन से दशक में रही थी या कौन सी जनगणना में रही? तो 1981 आपका राइट आंसर होगा। इसमें एक चीज और याद रख सकते हो, 1911 से लेकर 1921 का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान राजस्थान के अंदर जो है वो आपके जनसंख्या लगभग -6% होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण था इस टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और एक स्पेनिश प्लेग आता है जिसकी वजह से जनसंख्या की बहुत कमी आई राजस्थान के अंदर। और ये राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है, वो अब तक की सबसे ज़्यादा सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है। तो दोनों ही याद रखना है, सबसे ज़्यादा प्लस कौन सी है, सबसे ज़्यादा माइनस कौन सी है। ये 6.30 के आसपास आती है जो आप लिख सकते हो। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा रॉक फास्फेट खनन भंडार क्षेत्र जो है वो नहीं है? किसका? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो है ये है उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। और कौन सा इसका जमाव क्षेत्र नहीं है? बिरमानिया क्षेत्र आता है जैसलमेर में जो कि रॉक फास्फेट का है। मटून या फिर माटोन के नाम से आता है जो कि आपके उदयपुर में है, ये भी किसका है? रॉक फास्फेट का है। गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद नागौर में आता है, लेकिन गोठ मांगलोद 11 कशनऊ जो है वो माता सुख मेड़ता रोड और 11 कशनऊ जो हम उसके लिए लिग्नाइट के लिए पढ़ते हैं और आपके जो है वो जिप्सम के लिए हम पढ़ते हैं जिसमें हम गोठ मांगलोद है, ठीक है ना, 11 कशनऊ है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये आपके रॉक फास्फेट के लिए नहीं है, ये आपके जिप्सम के लिए होगा, इसलिए इसका राइट आंसर गोठ मांगलोद हो जाएगा। और डाकन कोटड़ा जो है ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है जो कि आपके रॉक फास्फेट का जमाव क्षेत्र आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सीसा जस्ता का जमाव क्षेत्र दिया हुआ है रामपुरा आगूचा, बिल्कुल एकदम सही है। भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा आगूचा जो है ये आपके सीसा जस्ता का जमाव क्षेत्र है। लोहे अयस्क के लिए दिया हुआ है वालदा। पहली चीज तो वालदा जो है ये आपके टंगस्टन के लिए है। किसके लिए है? टंगस्टन के लिए है। और दूसरी चीज ये है कहां पर स्थित है? आपके सिरोही के अंदर स्थित है, सिरोही। वालदा, अब्बू, रेवदर ये जो है वो सिरोही में स्थित है, टंगस्टन के जमाव क्षेत्र है। पादरला बीजापुर जो है वो पाली के अंदर है। डेगाना जो आपके रेवा डूंगरी है वो आपके नागौर में है, तो वो आपके टंगस्टन के हैं। लोह अयस्क का वालदा नहीं है, वालदा जो है वो टंगस्टन का है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबा जो है वो खो दरीबा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, अलवर के अंदर खो दरीबा तांबा का ही है। मैग्नीज काला खूंट लिखा हुआ है बांसवाड़ा, एकदम सही बात है।
राजस्थान में सबसे अधिक पाइराइट उत्पादक जो है वो जिला कौन सा है? पाइराइट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सीकर जिला, अजमेर, जयपुर और आपके सीकर, चूरू ऑप्शन के अंदर है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सीकर होगा। सीकर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सलेदीपुरा। सलेदीपुरा जो है ये सीकर के अंदर जमाव क्षेत्र है पाइराइट का, ये आप याद रख सकते हो। राजस्थान के कौन से जिलों का समूह अबरक उत्पादन में अग्रणी है? देखिए सबसे पहली चीज किसके लिए बोल रहा है? ये अबरक के लिए। और राजस्थान में जब भी अबरक की बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया अभी है, राजस्थान के अंदर अबरक के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन है? आपका भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा के अंदर इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है भोडल। भोडल के नाम से ये जाना जाता है। भीलवाड़ा प्रथम नंबर पर है अबरक के लिए, ठीक है साहब। और एक खान आती है भीलवाड़ा के अंदर जिसका नाम है दातड़ा भुनास। दातड़ा भुनास, दातड़ा भुनास, ये किसकी खान है? आपके तो अबरक की खान है भीलवाड़ा के अंदर। अब देखो ऑप्शन के अंदर अब अग्रणी पूछ रहा है तो अग्रणी के हिसाब से इसमें भीलवाड़ा तो भाई ऑप्शन में होना ही होना चाहिए, बाकी वाला कोई सा हो कि नहीं हो। तो देखिए इसमें भीलवाड़ा कहीं पे भी दिख रहा है क्या? केवल एक ही जगह पर भीलवाड़ा दिख रहा है, इसके अलावा भीलवाड़ा कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो राइट आंसर तो फिर सीधा सीधा यही हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट है वो अगर ऑप्शन में तो फिर तो वही राइट आंसर होगा, फिर आपको दूसरे के पीछे भागना ही नहीं है। तो भीलवाड़ा हो गया। टोंक जो है वो लगभग आपके तीसरे चौथे नंबर पर टोंक आता है, ठीक है। राजसमंद, जयपुर ये भी पांचवें छठे नंबर पर आते हैं। तो भीलवाड़ा की वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी एवं आपके नराड़िया, नराड़िया नेगड़िया होना चाहिए, तो नराड़िया क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। लीलवानी और इसके अंदर कौन सा खनिज है बांसवाड़ा के अंदर? तो भाई आप लोग जो है वो सोना है, जस्ता है, मैग्नीज है, बेरिलियम है। मैग्नीज के लिए हम एक खान पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवाड़ा लीलवानी। तलवाड़ा और लीलवानी के नाम से हम एक खान पढ़ते हैं जो मैग्नीज की है। एक हम जो है वो मैग्नीज की काला खूट भी पढ़ते हैं। काला खूट ये शायद अभी पहले भी आई थी, ये रही मैग्नीज की काला खूटा, ये काला खूट आती है, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाती है। एक और आती है जिसको कहा जाता है नेगड़िया ब्लॉक, नेगड़िया, ये भी मैग्नीज की है। ये सारे के सारे जमाव क्षेत्र है। तो बांसवाड़ा के अंदर जो है वो आपके लीलवानी हो गया, नेगड़िया हो गया, तलवाड़ा हो गया, कालाकोट हो गया, ये सारे के सारे किसके हैं? मैग्नीज के जमाव क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बांसवाड़ा में सोने का भी जमाव है। तिमारन माता, घाटोल क्षेत्र जो है वो हम पढ़ते हैं, वो सोने का जमाव क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? देखिए सर्वाधिक वर्षा की बात होती है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। और इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आपके स्थित है अरब सागर और इधर स्थित है आपका बे ऑफ बंगाल। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा कौन सा है? साउथ वेस्ट वाला हिस्सा कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा कहलाएगा। यहाँ से जो है वो हाई प्रेशर जोन की वजह से मानसूनी पवनें उड़ती है और प्रायद्वीपीय भारत की तरफ जाती है। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत की वजह से इसके दो हिस्से हो जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा बे ऑफ बंगाल होते हुए इधर चला जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ से इस तरफ चला जाता है। इसको कहा जाता है अरब सागर की शाखा। इस जो इधर से जाएगा इसको क्या कहेंगे? अरब सागर की शाखा। और जो इधर से जाएगा उसको क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये आपके यहाँ से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा होते हुए यहाँ से प्रवेश करती है और ये इधर से आपके महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए प्रवेश करती है। अब जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा के अंदर राजस्थान में जो है वो 95% वर्षा जो है वो किससे होती है? आपके मानसून से होती है। किससे? मानसून से होती है। और 5% जो वर्षा है वो सर्दी में आने वाली जो मावट है या फिर पछुआ पवनें हैं उनकी वजह से होती है। और मानसूनी वर्षा में भी राजस्थान में मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा हो रही है और उसमें भी दो शाखाएं हैं। लेकिन इन दोनों शाखाओं की अगर हम बात करें तो इन दोनों शाखाओं से भी राजस्थान में 90% जो वर्षा है वो किसकी वजह से होती है? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से होती है। और 10% जो वर्षा है राजस्थान में वो आपके अरब सागर की शाखा की वजह से होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर सबसे कम पास में जो है वो तो कौन सी है? आपके अरब सागर की शाखा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस अरब सागर की शाखा के यहाँ पर इस प्रकार से आपके अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली के समानांतर जो है ये आपके अरब सागर की शाखा गुजर जाती है, यानी कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस वजह से राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये इधर से घूम के आती है और यहाँ पर इसके सामने अरावली आ जाती है, इस वजह से इसकी वजह से वर्षा हो जाती है। लेकिन
सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यही रहता है, या जो है दिक्कत है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जब तक राजस्थान पहुंचती है तब तक वो बहुत ज़्यादा नमी से मुक्त हो जाती है, शुष्क हो जाती है, इस वजह से भी वर्षा की कमी रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो राजस्थान का हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो निम्नलिखित में से कौन से जिले से नहीं गुजरती है। देखिए, जब हम राजस्थान को जलवायु प्रदेश के हिसाब से बांटे, सामान्य जो है वो आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, तो राजस्थान की अगर हम बात करें, यह आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान में अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको कहा जाता है शुष्क। यहां वाला जो अर्ध शुष्क वाला मैदान आता है इसको कहते हैं अर्ध शुष्क, ठीक है। यहां से ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है उप आर्द्र, ठीक है, ये कहलाता है आपका आर्द्र, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है अति आर्द्र। ठीक है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है सामान्यतः, और सामान्यतः जो वर्गीकरण होता है ये किसके आधार पर होता है, तापमान और वर्षा के आधार पर होता है। तापमान प्लस वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने में बांटा गया है, 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। ये सामान्य वर्गीकरण है, कोपेन, त्रिवार्ता या थार्नवेट का नहीं है। और 5 प्रकार के अंदर कौन कौन से हैं, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये आपके 5 टाइप होते हैं। इसमें से अगर हम वर्षा के वर्गीकरण की बात करें तो जो शुष्क और अर्ध शुष्क है ये 25 सेंटीमीटर तक जाते हैं, ठीक है, 25 हो जाते हैं। ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि ये होता है 0 से 25 हो जाता है, ये 25 से 40 तक हो जाता है, ये 40 से 60 तक हो जाता है, और ये आपका 60 से 80 तक हो जाता है, और ये 80 से कितना हो जाता है, 100 तक हो जाता है। और यहाँ पर ये वाला जो है वो क्षेत्र ये अति आर्द्र में आ जाता है। तो अगर हम इसमें बात करना चाहें कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से आपके 80 सेंटीमीटर नहीं गुजरती है, तो ये जो आपके एरिया है ये वाला, आप स्पेशली अति आर्द्र पर फोकस करना है। अति आर्द्र जो है इसके अंदर स्पेशली यहाँ से अगर आबू वाला क्षेत्र है, सिरोही का, उदयपुर का क्षेत्र है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा आता है थोड़ा सा, और यहाँ से आपका झालावाड़ का आता है, कोटा का थोड़ा सा हिस्सा है, बारा का आता है। कोटा के बीच में से जाती है ये 80 सेंटीमीटर वाली। और बूंदी कहाँ पर पड़ जाता है, यहाँ पर बूंदी पड़ जाता है। तो प्रतापगढ़ जो है ये यहाँ पर है, ये इसमें आता है। बांसवाड़ा से भी जो है ये आपके गुजर रही है। बूंदी भी जो है ये यहाँ से आपके जो है नहीं गुजर रही है, झालावाड़ से गुजर रही है। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बूंदी जो है वो एकदम सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बूंदी से ये गुजरते नहीं है। बूंदी के अंदर आर्द्र क्षेत्र आता है, अति आर्द्र नहीं आता है। अगला आता है राजस्थान के अंदर जो है वो आपके पर्यावरण जो है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय कब बनाया गया। राजस्थान में पर्यावरण जो विभाग है, पर्यावरण का जो विभाग है ये तो आपका 1983 के अंदर बना दिया जाता है, लेकिन पर्यावरण विभाग के साथ साथ में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय जो है वो 2019 के अंदर बनाया जाता है। कब बनाते हैं, 2019 में बनाते हैं। अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेट भी लिखना चाहते हो तो सितंबर 2019 के अंदर शायद ये बनता है, वो आप इसमें याद रख सकते हो। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म जो है वो उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है, उष्ण आर्द्र। अब देखिए थोड़ा सा आपको कोपेन को समझने के लिए वापस एक बार राजस्थान के मैप पर आना पड़ेगा, और ये आपका राजस्थान है। और इस राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कोपेन ने राजस्थान को वनस्पति के आधार पर 4 प्रकार के जो है वो आपके इसमें बांटा है जलवायु प्रदेश के अंदर, जिसमें सबसे दक्षिण के अंदर जो है वो ये वाला हिस्सा आता है जिसको AW के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ से बाड़मेर का कुछ हिस्सा, जैसलमेर, बीकानेर और आपके हनुमानगढ़ और आपके गंगानगर, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये आते हैं BWHW के अंदर। फिर यहाँ से जो आप इसमें अपन पढ़ते हैं अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो किस में आता है, BSHW के अंदर आता है। और इधर वाला पूरा का पूरा बचा हुआ CWG आता है। CWG जो है ये गंगा तुल्य जो है वो जलवायु रखता है, AW उष्ण कटिबंध की रखता है, BSHW जो है वो अर्ध शुष्क की रखता है, और BWHW जो है वो शुष्क की रखता है। आपको पूछ रहा है कि उष्ण आर्द्र प्रदेश, देखिए उष्ण का मतलब हो जाता है उष्ण कटिबंध में है। जहां जहां पर उष्ण ए लिखा हुआ रहता है इसका मतलब है कि वो उष्ण कटिबंध में। कोपेन का मैंने एक क्लास ली है, लगभग 80-90 हज़ार बच्चों ने देखा, आप यूट्यूब पर जाकर देख लेना, ये पूरा डिटेल में बता रखा है बी क्या है, डब्ल्यू क्या है, एच क्या है। अभी उतना अपने पास में टाइम नहीं है। तो ए का मतलब होता है कोपेन के अनुसार कि उष्ण कटिबंध के अंदर वो आ रहा है, तो ए का मतलब है उष्ण कटिबंध, यहाँ पर आ गया उष्ण।
फिर अगला लिखा हुआ है आर्द्र। आर्द्र का मतलब है वहां पर क्या रहना चाहिए, गर्मियों में वहां पर वर्षा होनी चाहिए, या फिर सर्दियां वहां की शुष्क रह सकती है लेकिन वहां पर वर्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर आप देखोगे विंटर ड्राई विंटर ड्राई विंटर ड्राई, लेकिन ये दोनों है आपके शुष्क अर्ध शुष्क में, ये आपका है आपके शीतोष्ण कटिबंध में। तो आपको क्या चाहिए, उष्ण कटिबंध के अंदर आर्द्र चाहिए। तो उष्ण कटिबंध में आर्द्र जो है वो केवल हमारे AW वाले के अंदर ही हो रहा है। इसका मतलब ये AW की पूछना चाह रहा है। तो कौन से जिले जो है वो उष्ण आर्द्र के अंदर आएंगे, सिरोही और पाली। सिरोही और पाली किस में आएंगे, BSHW में। धौलपुर और करौली जो है वो CWG में आएंगे। अजमेर और टोंक जो है वो आपके CWG में आएंगे, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो किस में आएंगे, आपके AW में आएंगे। इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर हो जाता है। अगला देखिए, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों के अंदर से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की ये बात कर रहा है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिसके अंदर जर्मनी की एक कंपनी है KfW, उसके सहयोग से ये बनाया जा रहा है। और अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से ही ये उठाया गया है। उसमें अगर आप याद रखोगे तो चित्तौड़गढ़ पहला डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद में अजमेर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, नागौर तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर चौथा है, बीकानेर जो है वो पांचवा है, और आपके जो है वो पांच हो गया, और छठा आ जाता है आपका हनुमानगढ़। 6 डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपके ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है वो गुजरेगा। तो चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ से जो है ये आपके अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, और चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़। ये इस प्रकार से मोगा जो है वो पंजाब से ये शुरू होगा और इधर ये नीचे दक्षिण तक जाएगा। इसको कहा गया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा, 6 जिलों से ये गुजरने वाला है। राइट आंसर क्या होगा, 6। वनों उन्मूलन के कारण कौन सी समस्या हो रही है, भाई वन कट रहे हैं तो उससे कौन सी समस्या हो रही है। भाई पेड़ अगर कटेंगे तो मृदा का अपरदन भी होगा, पेड़ अगर कटेंगे तो आपके जो है वो तापमान भी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, पेड़ अगर कटेगा तो वर्षा की कमी आएगी जिससे अकाल बढ़ेगा, पेड़ अगर कटेंगे तो उससे तापमान में वृद्धि होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो तापमान में वृद्धि हो रही है क्या, बिल्कुल होगी। मृदा अपरदन कैसे होगी, पेड़ नहीं रहेंगे, जड़ नहीं रहेगी, जड़ें नहीं रहेगी तो मिट्टी जो है उसको पकड़ के रखने के लिए कोई चीज नहीं रहेगी, इसलिए मृदा अपरदन भी बढ़ेगा। तापमान वैसे ही बढ़ेगा क्योंकि पेड़ जो है वो क्या करता है, आर्द्रता को जो है वो कंट्रोल करता है। वन्य जीव इसलिए नष्ट हो जाएंगे कि जब वो पेड़ नहीं रहेंगे तो शाकाहारी नहीं रहेंगे, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से, इसकी वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, सारी की सारी समस्या है। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र जो है वो गैस कहाँ पर स्थित है। जब हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर प्राकृतिक गैस के संयंत्र, तब आपके रामगढ़ जो है वो हम पढ़ते हैं, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें जैसलमेर के इस रामगढ़ वाले में, तो यहाँ पर जो है वो डांडे वाला एक क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक गैस का जमाव क्षेत्र है। डांडे वाला गमने वाला, डांडे वाला गमने वाला, इस जगह से जो है वो विशेष रूप से गैस जो है वो पहुंचाई जाती है। और इसके अलावा घोटारू नाम से एक क्षेत्र है जैसलमेर में जो हीलियम के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चिन्ने वाले, बकरी वाले, ये सारे के सारे क्षेत्र है जो जैसलमेर के हैं और प्राकृतिक गैस पर आधारित है, यहाँ पर जमाव है उसका स्पेशली। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। देखिए इसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझ लेनी है। अगर किसी पावर प्लांट का उत्पादन 1000 मेगावाट से क्या हो, आपके कम हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, अगर किसी का उत्पादन, पावर प्लांट का पूरे का उत्पादन अगर 1000 मेगावाट से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर थर्मल पावर स्टेशन बोलेंगे, सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, अगर किसी पावर प्लांट के अंदर एक यूनिट अगर 500 मेगावाट से अगर अधिक है, अगर एक यूनिट की बात हो रही है सिंगल की, तो उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम क्रिटिकल यूनिट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर किसी पावर प्लांट के अंदर सारी की सारी ही यूनिट कैसी हो, सारी की सारी यूनिट ही अगर क्रिटिकल हो, ऑल यूनिट, तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर वो 1000 से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो उसको हम उस कंडीशन में कहेंगे सुपर क्रिटिकल। और अगर 1000 से ज़्यादा नहीं कर रहा है तो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। 1000 से ज़्यादा कर रहा है लेकिन सारी यूनिट 500 प्लस की है तो उसको कहेंगे सुपर क्रिटिकल। अब आप सारी की सारी चीज़ें समझ लेना है। राजस्थान के अंदर पहला जो थर्मल पावर स्टेशन था वो कौन सा था, कोटा का था, जिसको कोटा थर्मल पावर स्टेशन कहा गया। लेकिन वर्तमान में उसका उत्पादन 1000 से ज्यादा हो गया है, इस वजह से कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो रखा है वर्तमान में। लेकिन राजस्थान में पहला थर्मल पावर स्टेशन कोटा है। राजस्थान में पहली बार जो सुपर थर्मल के रूप में स्थापित हुआ वो सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था, आपके सूरतगढ़ का है। कौन सा है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
कौन सा है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। लेकिन सूरतगढ़ वो आपके थर्मल पावर स्टेशन था जिसके अंदर पहली बार क्रिटिकल यूनिट लगाई गई। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा या फिर पहला जो है वो आपके सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जिसके अंदर सारी की सारी यूनिट क्रिटिकल है, वो है आपके काली सिंध के नाम से। कौन सा है? काली सिंध सुपर क्रिटिकल था। काली सिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है या सुपर थर्मल पावर प्लांट के नाम से ये जाना जाएगा। ये सारे के सारे फर्स्ट के मैंने नाम बताए हैं। आपको पूछ रहा है प्रथम सुपर थर्मल, पहला सुपर थर्मल अगर पूछ रहा है तो सूरतगढ़ है। अगर पहला थर्मल पूछता तो कोटा है। अगर पहला क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल या फिर आपके सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पूछता तो आपके कौन सा हो जाता? काली सिंध हो जाता। ठीक है, ये आप याद रख लेना थोड़ा बहुत। मैक्सिमम उत्पादन में भी वर्तमान में कौन है? आपका सूरतगढ़ वाला ही मैक्सिमम उत्पादन करता है और 2820 मेगावाट का करता है ये। आई थिंक एक बार इसको भी करेक्शन अपन चेक कर लेंगे। 2820 मेगावाट, बिल्कुल 2820 मेगावाट जो है वो आपके उत्पादन है। ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा है वर्तमान में सूरतगढ़ का। पहले 2300 के आसपास जो है वो आपके छबड़ा का था, लेकिन सूरतगढ़ में नई यूनिट स्टार्ट होते ही 600 की ये हो गया। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति जो है वो कब से प्रभाव के अंदर आई थी, यानी कि कब से जो है वो हरित हाइड्रोजन नीति जो है वो राजस्थान के अंदर लागू की गई है? तो हरित हाइड्रोजन नीति जो है वो आपके राजस्थान के अंदर कब से प्रभाव के अंदर आई थी? तो 2024 के अंदर। 2024 के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर हरित हाइड्रोजन जो है, सॉरी 2023 के अंदर जो है ये प्रभाव में आती है। 16 सितंबर 2023 कब है? 16 सितंबर 2023 के अंदर जो है वो प्रभाव में लाई जाती है। इसके बाद में अभी जो है वो हाइड्रोजन नीति की जगह पर जो है वो राजस्थान के अंदर एकीकृत जो स्वच्छ ऊर्जा नीति है वो भी लाई जा चुकी है और उसके तहत कुछ लक्ष्य रखे हैं राजस्थान सरकार ने, जिसमें कहा गया है कि 2029-30 तक हम लगभग 90,000 जो मेगावाट है वो विद्युत का उत्पादन हम सौर से करने वाले हैं। सौर ऊर्जा से जो है वो इतना उत्पादन कर लेंगे। लगभग 25 के आसपास जो है वो पवन और हाइब्रिड से हम करेंगे। लगभग 10 के आसपास जो है वो हम पंप ऊर्जा से करने वाले हैं। इसके लिए जो है वो आपके एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है वो 16 जुलाई 2025 के दिन लागू की गई थी। वो राजस्थान सरकार की एक नीति आती है। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? अब हम पशुधन के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, सोनाड़ी के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है आपके, भेड़ मामा ने ऊना में 2 चोखे मजे किए बा। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हो। देखिए कैसे, भेड़ का मतलब है कि भेड़ की ये ट्रिक है। पहले माँ का मतलब है आपके मारवाड़ी, ठीक है। दूसरे का मतलब है मालपुरी, मारवाड़ी मालपुरी, ये 2 ट्रिक में सेट हो गया। फिर पू का मतलब है आपका पूगल, पूगल बीकानेर वाले रीजन में मिलती है। ना का मतलब है आपके नाली, मे का मतलब है आपके मेवाड़ी, तो का मतलब है आपके सोनाड़ी, सोनाड़ी, सोनाड़ी को ही किस नाम से जानते हैं? चनोथर के नाम से। सोनाड़ी या चनोथर एक ही है। फिर चौ के अंदर हो जाएगा आपका चोकला, ठीक है। खे के अंदर हो जाएगा आपका खेरी, ठीक है। जे के अंदर हो जाएगा आपका जैसलमेरी, मैं के अंदर हो जाएगा आपका मगरा, फिर किए में कुछ नहीं है और एक आपको करना है, बा के अंदर हो जाएगी आपके बागड़ी। ये सारी की सारी नस्लें किसकी है? आपके भेड़े की नस्ल है, जो राजस्थान के अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाएगी आपके मारवाड़ी है, फिर आपके मालपुरी है, इसके बाद में आपके जो है वो पूगल आ जाती है, फिर नाली है, मेवाड़ी है, ठीक है ना, सोनाड़ी है, फिर चनोतर है, चोकला है, खेरी है, मोगरा है, जैसलमेरी है और आपके बागड़ी है। ये सारी की सारी नस्लें किसकी आती है? आपके भेड़ की नस्लें आती है राजस्थान के अंदर। इसमें जो आपके जैसे कि आपके मगरा है ना, मगरा, इसको चक्री के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? चक्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो चोकला है, इसको जो है वो हम, चोकला जो है ये शेखावाटी या फिर चक्री के नाम से भी छापर के नाम से भी जानी जाती है। चोकला को हम छापर भी कहते हैं और हम इसको जो है वो शेखावाटी भी कहते हैं। देखिए, सोनाड़ी नस्ल किसकी है? भेड़ की नस्ल है, सारी की सारी मैंने बता दी है। सोनाड़ी ये रहा यहाँ पर आपके, सोनाड़ी या फिर चनोतर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोइल्स मृदा जो है वो मिलती है? अब ये बीच में ही जो है वापस
मृदा का एक प्रश्न है एंटीसोल, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सबसे पश्चिम में एंटीसोल, फिर एरिडिसोल है, फिर पहाड़ी क्षेत्र में इंसेप्टिसोल है, फिर लोहे एस्क वाला क्षेत्र या फिर पूरा का पूरा जो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर आपके अल्फिसोल है, और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार के अंदर आपके वर्टिसोल मृदा जो है वो मिलती है। तो एंटीसोल जो है वो राजस्थान में कहाँ पर मिलेगी, पूर्व पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पूर्व यहाँ पर मिलेगी। पूर्व के अंदर अल्फिसोल हो जाएगी, दक्षिण के अंदर भी अल्फिसोल हो जाएगी, दक्षिण पूर्व के अंदर वर्टिसोल हो जाएगी। मिलान करना है पशु और नस्ल को। देखिए एक तरफ दिया हुआ है गोवंश और दूसरी तरफ है इनकी नस्ल। तो गोवंश जो है वो गाय की नस्ल कौन सी है, मालपुरा है, मारवाड़ी है, मुर्रा है और काकरेज है। गाय के लिए आपको याद रखना है हरी गाय का माल थाना में गिरा, क्या याद रखना है, हरी गाय का माल थाना में गिरा। ये आपके गाय की जो है वो आपके नस्लें हैं सारी की सारी। हरी का मतलब होता है आपके हरियाणवी, हरी का मतलब क्या है आपके हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। गाय ये बता रही है कि गाय की ट्रिक है। का मतलब हो जाएगा आपके कांकरेज, कांकरेज, ठीक है। माल के अंदर हो जाएगी आपके मालवी, मालवी भी दो होती है, छोटी और बड़ी। था का मतलब हो जाएगा आपके थार पार कर, ये भी गाय की है। ना का मतलब हो जाएगी नागौरी, जिसके बेल फेमस है, सोहालग गांव, ठीक है। उसके बाद में आपके मेवाती, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। और फिर घी के अंदर हो जाएगी आपके गिर, गिर जिसको रेंडा या फिर अजमेरा भी बोलते हैं, मध्य राजस्थान के अंदर मिलती है। और रा के अंदर आ जाएगी आपके राठी, ठीक है। तो गाय की नस्ल देख लीजिए, इनमें से मिलनी चाहिए मालपुरा, मारवाड़ी, मुर्रा और कांकरेज। कांकरेज है वो काम है, तो यहाँ पर कांकरेज के साथ में ये मिलान हो जाएगा। फिर भैंस की, देखिए भैंस के लिए आपको याद रखनी है जा मुन्ना, भैंस के लिए आपको याद रखनी है जा मुन्ना, मुर्रा भैंस ने सूरत में बांध्या, जा मुन्ना मुर्रा भैंस ने सूरत में बांध्या। तो जा का मतलब हो जाती है जाफराबादी, जा का मतलब क्या है, जाफराबादी, जाफराबादी। मुन्ना नाम ऐसे लिया हुआ है, मुर्रा हो जाएगी एक, ने का हो जाएगा नागपुरी, सूरत का हो जाएगा सूरती, सूरती, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगी आपके भदावरी, ठीक है ना। ये आपकी नस्ल किसकी आ जाएगी, भैंस की। तो देखिए भैंस की कौन सी है इसमें, मालपुरी, मारवाड़ी, मुर्रा, मुर्रा यहाँ पर है, तो ये आप मुर्रा के साथ में इसका मिलान कर दो। फिर है बकरी, बकरी के लिए एक ट्रिक है जो आप लिख सकते हो, अजब सी मार शैलों पर, क्या याद रखना है, अजब सी मार शैलों पर, अजब सी मार शैलों पर, ठीक है ना। इसमें देखिए अलवरी जो जखराना गांव की है, ठीक है ना, जमुनापरी कोटा वाले क्षेत्र में, बरबरी, बरबरी या फिर बरवाड़ी भी बोलते हैं, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी, लोही, लोही या देसी, ठीक है। पर पे हो जाएगी परबतसरी। ये सारी की सारी नस्लें किसकी है, आपके बकरी की हो जाएगी। मिलान कर लीजिए भाई, बकरी के लिए मालपुरी और मारवाड़ी दो ही बछड़ी है, तो यहाँ पर आप मारवाड़ी के साथ में सेट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगी बकरी की आपके मारवाड़ी में, ठीक है। फिर बची भेड़ की, भेड़ की आपकी मालपुरी हो जाएगी, अभी अभी मैंने भेड़ की यहाँ पर बताई है सोनाड़ी के अंदर, यहाँ पर ये जी मालपुरी, ठीक है। ये आपके मिलान हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा भाई, पहला जो है वो 4 से मिल रहा है, पहला 4 से इस 2 में ही है, दूसरा 3 से मिल रहा है इसी में ही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। तीसरा 2 से और चौथा 1 से। अगला प्रश्न देखिए, इनका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आपके देखो ये भेड़ की नस्लें हैं सारी की सारी, ये है आपके यहाँ पर हो जाएगी गाय और भैंस की, ये हो जाएगी आपके बकरी की।
ठीक है। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों के अंदर कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, गाय की नस्ल नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा उन ट्रिक से। अगर आप यहाँ पर देखोगे थारपारकर, कांकरेज, चोकला और रथ आप अगर यहाँ पर देखोगे, भेड़ का कहाँ गया, ये रहा भेड़, भेड़ के अंदर चोकला बता रखी है मैंने, तो चोकला किसकी है? भेड़ की है। जबकि गाय की जो है वो सारी की सारी नस्लें हैं, थारपारकर है, चाहे उसमें और कौन सी थी ऑप्शन में, थारपारकर, कांकरेज, रथ। रथ जो है ये अलवर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जो कि गाय और भैंसों के लिए जाना जाता है। चोकला जो है वो डायरेक्टली किसकी है? आपके तो भेड़ की नस्ल है, गाय की नहीं। राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर अंजन, मूरत, चिंबर और खाबल जैसी पौष्टिक घासें पाई जाती है? राजस्थान में जो है वो वैसे तो खस और एचा ये दो ही घासें हैं ऐसी जो कि पूर्वी राजस्थान में मिलती है, बाकी लगभग सारी की सारी घासें कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती और पश्चिमी। राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस प्रकार की घासें मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन जो है उसके लिए एक एम्पावर के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था, वो किसके सहयोग से चलाया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर विश्व बैंक या फिर IFAD, यानी कि जिसको हम बोलते हैं IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। इसी के सहयोग से एम्पावर जो है वो आपके कार्यक्रम चलाया जा रहा है पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान राज्य के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी है? ये आपके जो गरीबी बेरोजगारी वाला टॉपिक था उस टॉपिक के तहत कुछ प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके फरवरी 2019 के अंदर योजना शुरू होती है जिसके अंदर जो मेल है या फिर पुरुष है उनको 4,000 रुपये वर्तमान में दिए जा रहे हैं, और जो आपके फीमेल और ट्रांसजेंडर है इनको 4,500 रुपये जो है वर्तमान में दिए जा रहे हैं। क्या पूछा है? शिक्षित बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए 4,500 रुपये हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोपेन के अनुसार अरावली के पश्चिम क्षेत्र का भाग किसके अंतर्गत आता है? देखिए कोपेन वाला अगर आप वापिस इसको मैं बनाऊंगा नहीं, यहाँ पर एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने कोपेन के अंदर जो है वो 4 प्रकार की जो पढ़ी थी। देखिए ये रहा कोपेन, ये रहा कोपेन। अरावली जो है वो कहाँ पर स्थित है? इस जगह पर अरावली है, ये इस जगह पर अरावली है। प्रश्न में था कि अरावली के पश्चिम में कौन सी, और पश्चिम में भले ये 2 है लेकिन जस्ट पश्चिम में कौन सी है, वही राइट आंसर होगा। तो BSHW जो है वो अरावली के बिल्कुल पश्चिम में है और CWG बिल्कुल पूर्व में है। तो अब अगर आप उस प्रश्न की बात करोगे तो उस प्रश्न के अंदर आपको सीधा डायरेक्टली क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आपके अनुसार कोपेन के अनुसार अरावली के पश्चिमी क्षेत्र का भाग किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या होगा? आपके BSHW हो जाएगा। ये है आपके शुष्क या अर्ध शुष्क के लिए, ये है अर्ध शुष्क के लिए, ये है हॉट के लिए और ये है विंटर ड्राई के लिए। वो मैंने बता रखा है, आप वो क्लास देख लीजिए। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए अधात्विक खनिज जिसके अंदर धातु का गुण जो है वो नहीं पाया जाता है, जो आपके जिसमें आघात वर्धनीयता नहीं हो, जिसमें तन्यता नहीं हो, जो विद्युत के सुचालक नहीं हो, वो आपके अधातु है, उनको हम कहेंगे। तो मैग्नीज क्या है? धातु है एक प्रकार की। बेरिलियम क्या है? धातु है। टंगस्टन क्या है? धातु है। लेकिन पायराइट जो है वो आपके धातु नहीं है। पायराइट जो है ये राजस्थान में सिक्कर के सलेदीपुरा के अंदर निकाला जाता है, ये भी अपन ने बात करी थी। निम्न में से किस जिले को जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत विद्युत प्रदान नहीं की जाती है? भाई भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसकी हमने बात भी करी थी। इसके तहत राजस्थान का हिस्सा 15.22% है और आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन तीनों ने मिलकर यह काम किया है, जिसके तहत 2 बांध बनाए थे, भाखड़ा बांध और नांगल बांध, जिसमें से भाखड़ा बांध जो है वो एक रिजर्व डैम है। नांगल बांध जो है उससे जो है वो एक भाखड़ा नहर निकाली जाती है जो कि राजस्थान तक सिंचाई का काम करती है। और उसी के जो आपके भाखड़ा और नांगल दोनों डैम है, इसमें चूंकि भाखड़ा नहर है उसके ऊपर तो बीच में लगाए हुए हैं आपके छोटे छोटे जो है वो जल विद्युत के, और जो भाखड़ा डैम है उसके ऊपर आपके जल विद्युत उत्पादन होती है और वहां से 15.22% ऑल ओवर 224 मेगावाट के आसपास राजस्थान को विद्युत मिलती है इस परियोजना से, जिसमें राजस्थान के जो है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 6 जिले जो है वो इसके अंदर शामिल है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, यानी कि ये 6 जिले आपके इसमें शामिल है। कौन सा जिला नहीं है? गंगानगर है, जोधपुर नहीं है इसमें, ठीक है, चूरू इसमें है और बीकानेर भी इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो आपके जाकर ये अति महत्वपूर्ण लगभग सारे के सारे टॉपिक को कवर करते हुए हमने राजस्थान भूगोल की ये महामैराथन क्लास देखी है, जिसमें टॉप 50 MCQ आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर आप इसको
अच्छे से देखते हैं, आपको पता चलेगा एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या जो है वो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। आने वाले लगभग 1 साल तक तो आप फिलहाल 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही राजस्थान भूगोल पढ़े, उसी में ही आपका फायदा है। बाकी आपको अगर कोई भी परचेजिंग करनी है क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन से तो VSR01 लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, आने वाले समय में फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।